सरकारें इस बात की मशक्कत में लगी हैं कि अब शिक्षा जो है हमने एक सिरे पे तो मौलिक अधिकार बना दिया है कि शिक्षा हमारा मौलिक हक है, इस देश में पैदा हर बच्चे का शिक्षा जो है मौलिक हक है, और दूसरे सिरे पे कपिल सिब्बल दिल्ली में बैठ करके शिक्षा के निजीकरण की साजिश कर रहे हैं। और यदि शिक्षा का निजीकरण होता है तो उससे प्रभावित होने वाला सबसे पहला पक्ष क्या होगा? इसलिए क्योंकि इस देश के 84% लोग दलित आज भी इस देश के गांव में बसते हैं। जिस समाज का 84% वर्ग देश के गांव में बसता है और 84% ये वो हिस्सा है जो सिर्फ खेत मजदूर है, जो भूमिहीन खेत मजदूर है, वो यूं तो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचा भी नहीं पाता है, लेकिन पहुंचाता है तो उसको सिर्फ सरकारी स्कूल के दरवाजे ही दिख सकते हैं। सरकारी स्कूल के अंदर क्या है मैंने आपको बताया। लेकिन आज एक पूरी की पूरी बड़ी साजिश होने जा रही है। इस पूरे सरकारी शिक्षा का जो तंत्र है इसको बदला जा रहा है और पूरी की पूरी सरकारी शिक्षा को दिए जाने की व्यवस्था को बदला जा रहा है। यदि ये सरकारी स्कूल बंद हो गए, यदि इन सरकारी स्कूलों की पूरी व्यवस्था को खत्म किया गया तो प्रभावित होने वाला वर्ग कौन होगा? हमें बहुत मजबूती से सोचना होगा। पूरे देश में एक समान शिक्षा कानून को लेकर के तमाम बहस चल रही है। यशपाल समिति की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा कि पूरे देश में एक समान शिक्षा होनी चाहिए। यशपाल समिति कहती है कि ऐसा है, शिक्षा का स्तर इसलिए नीचे है क्योंकि वो सरकारी व्यवस्था के अंतर्गत है जिसके कारण क्वालिटी नहीं आ रही है, इसलिए शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए। दूसरे सिरे पे एक वर्ग ऐसा है जो कह रहा है नहीं नहीं, ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था सरकार के पास होनी चाहिए लेकिन समान होनी चाहिए। लेकिन इस समान के बारे में उसका कहना सिर्फ उसकी गुणवत्ता को लेकर के है। उसके समान में इस बात की गारंटी नहीं हो रही है, उसके समान में इस बात की गारंटी नहीं हो रही है कि जो बच्चे साजिशन स्कूल में घुसने से रोक दिए जाते हैं उनको स्कूल की कक्षा में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ने की कैसे गारंटी की जाए। मेरे ही साथी हैं जो लोग कर रहे हैं, पिछले साल जब मैंने उनसे ये मुद्दा उठाया कि भाई जब तक तुम अपने समान शिक्षा की जो तुम डिमांड कर रहे हो, तुम जो मांग कर रहे हो, उसके अंदर जब तक ये सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, उसके अंदर कोई ऐसी व्यवस्था की गारंटी नहीं की जाएगी जिसमें यह तय हो कि स्कूल जाने वाले बच्चे के साथ स्कूल के अंदर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, जब तक ये गारंटी आपके समान कानून शिक्षा अधिकार में नहीं आती तब तक कुछ नहीं हो सकता। मुझे खुशी है साल भर की मेहनत के बाद कुछ नतीजे भी आए। अभी मेरे से जब बातचीत हुई मैंने कहा कि देखिए मैं अपने समाज के बीच में, अपने लोगों के बीच में जा रहा हूं और उनके बीच में क्योंकि हमें अपने समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और तमाम अन्य संदर्भों में बात करनी है जिसके केंद्र में शिक्षा है और हम चाहते हैं शिक्षा का अधिकार हमें मिले, हमारे बच्चों को मिले। जब ये बातचीत हुई तो हमारा और उनके बीच में नए सिरे से संवाद हुआ और उन्होंने कहा नहीं, निश्चित तौर पे आज मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और मैं निश्चित तौर पे तुम्हारे इस कार्यक्रम में आकर के आपकी बात सुनूंगा और कुछ अपनी तरफ से रखूंगा और क्या संभावनाएं हैं समान शिक्षा कानून में जहाँ आपके समाजों के बच्चों को शिक्षा, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल हो सके, उसकी गारंटी हो सके। दुर्भाग्यवश उनकी तबीयत खराब थी, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक अन्य साथी को भेजा है। साथियों, हम और आप सभी लोग अपने समाज की हर तकलीफ से बहुत बेहतर ढंग से वाकिफ हैं। सवाल यह है कि अभी हमारे बीच में पंडित कृष्णराम चौधरी ने एक प्रस्तुति की, हमने अपने समाज के इस गौरव को पहचाना। लेकिन इस देश में दलित और खास तौर पर स्वच्छकार समाज को इस देश में बोझ के बतौर देखा जाता है। मेरा कहना है कि हम बोझ नहीं, हम इस देश का वो वर्ग है जो इस देश की प्रगति में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये देश पिछले 60 साल से ये चिल्ला रहा है कि हम इस देश में बोझ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चुप जा रहे हैं कि हम ये नहीं रख पा रहे हैं कि आखिर हम इस देश को दे क्या रहे हैं। पूरे के पूरे दलित वर्ग का इस देश के जो विकास है, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं, जिसको जीडीपी बोलते हैं, जो मानक होता है कि देश के विकास का, देश हर साल देश का कुल जो प्रोडक्शन है वो क्या रहा, उस जीडीपी पे, उस सकल घरेलू उत्पाद में हमारा 22% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। हम लोग इस देश का की कुल कमाई का 5वां हिस्सा सिर्फ दलित वर्ग कमा के देता है। इस देश का कोई भी दूसरा ऐसा समाज नहीं है, इस देश का कोई दूसरा ऐसा वर्ग नहीं है जो इस देश को इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता हो। अफसोस ये है कि हम अपने इस गरिमा को, इस गौरव को हम लेकर के दावा नहीं कर रहे। इस देश की जो तमाम सरकार की जो वेलफेयर स्कीम है, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के स्तर के
नौकरी में जाता है, वो सरकारी नौकरी में जाकर के गांव के किसी सुदूर दूर गांव में जाकर के वहां की किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर के नौकरी करता है, और वो सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो सरकार की कल्याणकारी जिम्मेदारी है, उसका वहन करते हुए सरकारी अस्पताल में इस देश को सेवा देता है। इस सेवा को कोई नहीं पहचानता। अगर आज सारे दलित डॉक्टर रिजाइन करके कहीं विदेश में या प्राइवेट जगह में नौकरी करने लग जाएं, तो इस देश की सरकार के द्वारा प्रदान की गई जो स्वास्थ्य सेवा है वो चरमरा की जमीन पे आ जाएगी। इस देश को इसको बताना होगा। साथियों, लोग कहते हैं ये देश खाद्यान्न पे बड़ा आत्मनिर्भर है, लेकिन इस खाद्यान्न के आते बहुत पिछले 6 दशक से एक लफवाजी चल रही है इस देश के अंदर कि इस देश में किसान के पसीने की महक आती है गेहूं की बाली से, लेकिन वो किसान तो सिर्फ जमीन का मालिक है। हमारे समाज के 84% लोग ऐसे हैं जो आज भी खेतिहर मजदूर के बतौर उस खेतों में काम करते हैं जिसका मालिक किसान होता है, लेकिन पसीना गिरता है हमारे लोगों का, उस बाली में खुशबू होती है हमारे लोगों की। और अगर ऐसा है तो ये देश अगर खाद्यान्न पे आत्मनिर्भर है तो हमारे दम पर है। मित्रों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। हमने सिर्फ पंडित कृष्णराम चौधरी को ही नहीं दिया है, हमने इस देश के सबसे बड़े मूर्ति शिल्प को, जिसको आज ये देश की सरकार जो है रिजर्व बैंक के सामने दिल्ली में खड़ी किया है, जिसका शिल्प वो एक दलित राम किंकर बैद शांति निकेतन से निकले हुए शख्सियत थे जो दलित वर्ग से निकले थे। इस देश को खेल में अंतरराष्ट्रीय तौर पर पहचान देने वाले विजय अमृतराज जैसे लोग थे जिन्होंने इस देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम दिलाया। जो तमाम क्रिकेट के महारथी हैं वो अभी की कहानी है, लेकिन विजय अमृतराज 70 और 80 के दशक के वो खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। दुर्भाग्य से उनको भी उन्हीं स्थितियों का सामना करना पड़ा जिसका सामना आपने और हमने किया, या हम और आप कर रहे हैं। मैं चंद चीजें मैं बहुत सीक्वेंस ढंग से नहीं आपके सामने रख रहा हूँ, मैं पृष्ठभूमि रखना चाहता हूँ कि यदि शिक्षा की बात हो, बाबा साहब ने शिक्षा की बात कही, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके एक अजीब से द्वंद्व में फंस गए। बाबा साहब ने जब शिक्षा की बात कही तो हम सबको लगा कि हम लोग डिग्रियां हासिल कर लेंगे, हम लोग पढ़े लिखे कहलाने लगे। हम लोग कैसे पढ़ेंगे जबकि ये देश ही जो है ये अभी एजुकेटेड नहीं हुआ है, ये देश तो अभी सिर्फ लिटरेट हुआ है। ये देश साक्षरों का देश है। जिस दिन ये देश ज्ञानवानों का हो जाएगा उस दिन वो तमाम तरह के भेदभाव जो हम और आप अपनी जिंदगी के हर मुकाम पे झेलते हैं वो हम कभी नहीं झेलेंगे। तो ये देश जो है साक्षरों का देश है, ये देश ज्ञानवानों का देश नहीं है। इस देश ने अभी ज्ञान पाने की प्रक्रिया की शुरुआत भी नहीं की है। अपवाद इसके बहुत सारे हैं, लेकिन ज्ञान की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। जिस वक्त ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी हम समानता को मानने लगेंगे, स्वीकारने लगेंगे, अपने जीवन में हर दिन उसे शामिल करने लगेंगे। इसी तरह बाबा साहब ने शिक्षा को लेकर बात कही। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। हम सब लोग सडनली डिग्रियों के पीछे भागने लगे, लेकिन जब बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तब बाबा साहब का शिक्षित बनने के को लेकर के एक बहुत व्यापक दायरे को उन्होंने समेटा था। उनका कहना था कि ज्ञान हासिल करो। ये ज्ञान महज शिक्षा ही नहीं, अपने चारों तरफ के वातावरण से अपनी सारी इंद्रियों को खोल करके उसका इस्तेमाल करके अपनी सोच के दायरे को इतना बड़ा करो, इतना व्यापक करो कि तुम दुनिया को समझने लगो, दुनिया को देखने लगो और उसके नतीजों पे, उसके विश्लेषण के आधार पे अपने आप को संगठित करो और वो संगठित होकर के अपने अधिकारों की लड़ाई को लेकर आगे जाओ। मुझे लगता है दौर आ गया है जब हम इसको एक नए सिरे से देखने का प्रयास करें।